नमस्कार मित्रों, रचनाकारों के लेखन और आरती स्मिथ के स्वर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आरती स्मिथ आज आपके लिए वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी शरणागत लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की रकम। मार्ग बिहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफी दूर था। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था, इसलिए उसने मड़पुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री को बुखार हो आया था। रकम पास थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था, इसलिए रजब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ? जाति छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवा गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अपने जानकारों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। किसी ने मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रजब को अलग अलग और लुक्के छिपे बेचे थे। ठहराने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैल जाती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे। गांव में हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी से आदर व्यंजन शब्द से पुकारा करते और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पैर में बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम कर कहा, ताऊ जी, एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। झाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ की जगह दे दी जाए। ठाकुर ने प्रश्न किया, कौन लोग हो? हूं तो कसाई। रजब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसकी गिड़गिड़ाहट का भाव था। ठाकुर की बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रजब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूं। तुरंत ठाकुर के आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चीलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर चले जाओ और तमाकू अपनी चीलम में पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारे पैर के किसी कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहां से उठकर चले जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूं, इसलिए पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा,
कहां से आ रहे हो? रजब ने स्थान का नाम बतलाया। वहां किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब एक क्षण बाद बोला। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब फिर बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजी, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपये की पोटली बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर से पहुंचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपये कसाई नहीं हुए। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके भी मन पर था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नी पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आधे पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक चमार काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थरथर कांप रही थी। इतनी की रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। चलने में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाला और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा,
अपना रुपया वापस लो, मैं तो घर जाता हूं। रज्जब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गारीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में ना था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली। रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी की बुखार की वजह से आंटी का बोझ कम कर देना पड़ा है। और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह हठ, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे। उसको गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहां से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूं, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेतमेंद गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, रुपये लेकर भी सेतमेंद का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो यहीं छुरी से काटकर फेंक दूंगा। रज्जब क्रोध प्रकट करना नहीं चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गारीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था। चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। रुपये पैसे भले ही वापस कर दूं, परंतु और आगे ना जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मार डाले तो? गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा अकड़ कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी ने कठोर कंठ से कहा, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा। 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहां से आ गए हैं। तुरंत ही उनमें से एक ने बैलों की जुआरी पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूं, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंध गई। कोई उत्तर ना दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उनमें से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी मारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसे पकड़ लिया। तब उसका मुंह खोला। बोला, महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई।
रजब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, कसाई हो, सच बतलाओ। हाँ महाराज, रजब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चले यहां से। उसने ना माना, बोला इसका खोपरा चकनाचूर करो। दाऊ जी, यदि ऐसे ना माने तो? असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा। इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और ना ही पैसे छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने से? दाऊ जी, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूं। और तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर से कहा, नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से? गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूं। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूं। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ी में चढ़ा हुआ लठैत झक सी मारकर उतर गया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचाना तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, ना ना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूं, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात की गांठ बांध लेना। मित्रों, शरणागत कितनी बड़ी बात है। किसी को शरण में लेकर उसकी रक्षा करना बुंदेलों का संस्कार बन चुका है, या ये पहले की बात थी, यह तो हम नहीं कह सकते। किंतु आज भी रक्षा की परंपरा समाप्त नहीं हुई है, और कहीं न कहीं जब कहीं ऐसा कुछ आसपास गुजरता है तो हमें वृंदावन लाल वर्मा की यह कहानी याद आती है, शरणागत। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मेरे स्वर में यह कहानी कितनी जीवंत हुई, इस पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ विदा।